साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत की कड़ी में अंग्रेजी भारत में भू पद्धति जो लागू थी अर्थात करों के लिए जो भू राजस्व व्यवस्था लागू थी उस पर एक चर्चा करेंगे। बहुधा इससे परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं मैं वो भी बता दूंगा और ये भी समझेंगे कि इन पद्धतियों को कब, कहाँ और कैसे लागू किया गया, इन्हें लागू करने वाले कौन थे और साथ ही जमींदारी प्रथा पर एक छोटा सा वर्णन भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने लिख रखा है, हेडिंग दिया है अंग्रेजी भारत में भू राजस्व। देखिए अंग्रेजी भारत मतलब जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय जो कर की जो व्यवस्था थी वो उत्तरवर्ती मुगलिया पद्धति लागू थी पूरे भारत में। जिस प्रकार से मुगल्स लिया करते थे, बाद में उसमें बहुत सारा बदलाव होते गया, चूँकि मुगल्स की अपनी स्थिति कमज़ोर होती गई। फिर मराठों का उत्पत्ति हुआ और दक्षिण में साउथ में फिर अलग व्यवस्था थी। तो जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने भारत को हड़पना शुरू किया, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे हड़पना शुरू किया, उन्होंने वही के पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी उसको झाड़ पोंछ कर नया रूप देना शुरू किया। और जो नया रूप था वो पुराने रूप से इस प्रकार अलग था कि पुरानी व्यवस्था में राजाओं के बदलने के साथ, राज्य की स्थिति बदलने के साथ कर व्यवस्था और कर संग्रह करने वाले लोग बदल जाते थे। अब नई व्यवस्था में अर्थात अंग्रेजी व्यवस्था में ऐसा नहीं होने वाला था। राजा कौन था? अंग्रेज थे, वो तो बदलने वाले नहीं थे। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जहाँ कर का जो उगाही है, कर की जो लेने की जो क्या कहते हैं प्रथा है, वो कभी अब चेंज होने वाली नहीं थी। हालांकि उन्होंने जो चेंज किया वो सिर्फ और सिर्फ अकाल, दुर्भिक्ष या अन्य कारणों के कारण क्या कहते हैं कर के जो दर था उसमें बदलाव किया, न कि कर संग्रह करने वाले लोगों में और न ही क्या कहते हैं कर संग्रह करने की पद्धतियों। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के बाद दोनों में यही एक अंतर होता था कि पहले कुछ चीज़ें बदल जाती थी, लेकिन अब अंग्रेजी भारत में बदलने वाली चीज़ें नहीं थी। तो सबसे पहले देखिए कि अंग्रेजों ने भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था अपनाया था। ठीक है, देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिएगा। अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के भू राजस्व पद्धति लागू की थी। 3 प्रकार के। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उसने एक आदमी को पूरे इलाके के जमीन का मालिक बना लिया। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रैयत से ही, जो जमीन के छोटे छोटे लोग जोतने वाले लोग थे, उन्हीं से अनुबंध कर लिया। और एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उन्होंने टोला मोहल्ला मतलब किसी खास गांव से ही अनुबंध कर लिया कि भाई पूरा गांव जो है मिल करके हमको इतना कर दे दीजिए, बाकी आप अपना में बांट लीजिए या जो करना है सो कीजिए। तो इस प्रकार के 3 व्यवस्था जो उन्होंने लागू किया उसका एक सुप्रभाव भी था और कुछ कुप्रभाव भी था। हालांकि तत्कालीन समय में जो अंग्रेजी भारत था उसमें अंग्रेजों के द्वारा कोई भी ध्यान खेती पर नहीं दिया गया, जिसके कारण पूरे भारत में बहुत ज़्यादा अकाल दुर्भिक्ष फैले। पता होना चाहिए लगभग पूरे भारत में 1800 से लेकर के 1900 तक 100 साल में 7 करोड़ से ऊपर भारतीय सिर्फ और सिर्फ अकाल के कारण मारे गए, भूख से मारे गए। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव था। प्रभाव क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी राज के लिए था। तो देखिए पहला, देखिए हमने इसको जो क्रम से रखा है वो क्षेत्र वाइज रखा है, अर्थात किस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता था, और हमने शॉर्ट में उनको लागू करने वाले व्यक्ति का नाम भी लिख दिया है। ये परीक्षाओं में आपसे पूछेगा। और फिर उस क्षेत्र का किस क्षेत्र में लागू था और कितना प्रतिशत भाग लागू था, ये तीनों लिख दिया। और परीक्षाओं में आपसे यही 3 चीज़ पूछा जाएगा कि भाई जमींदारी प्रथा कितने प्रतिशत भाग में लागू था, या जमींदारी प्रथा कहाँ लागू था, या जमींदारी प्रथा किन्होंने लागू किया। ऐसे ही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला है रैयतवाड़ी प्रथा, जो कुल अंग्रेजी भारत के 51% भाग में लागू था। और यह व्यवस्था मुख्यतः मद्रास में जो था वो टॉम्स मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, या क्या कह सकते हैं आगे किया गया था। और बम्बई का मतलब आज का बम्बई नहीं, बम्बई प्रांत था, महाराष्ट्र को कहा जाता था। बम्बई को बिगनेट जो थे वो सैन्य
कर्मचारी थे, सैन्य अधिकारी थे जो इंजीनियरिंग कोर में थे, याद रखिएगा, लॉर्ड तो नहीं थे, एक अधिकारी थे विग्नेट, वो सैन्य कर्मचारी थे, अर्थात सेना में एक अधिकारी थे और वो इंजीनियरिंग कोर से आते थे। उन्होंने भू को नापा और फिर वहाँ ये व्यवस्था लगवाया। तो ध्यान रखिएगा कि रैयत का मतलब होता है छोटे छोटे जमीन जोतने वाले लोग। आज भी देखिएगा रैयत का एक शाब्दिक अर्थ यही होता है कि छोटे छोटे जमीन जोतने वाले लोग, अर्थात गांव में बैठे हुए छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे प्रधान, जिन्हें प्रधान कह सकते हैं मुख्यतः, उनके साथ अंग्रेजों ने व्यवस्था ये लागू किया। प्रारंभ में ये कभी 55% लागू किए, कभी 66%, एक समय तो 95% भी लागू कर लिया। हालांकि वो बाद में चेंजिंग करते थे, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा अधिभार होता था कि वो देने से असमर्थ हो जाते थे। इसका प्रभाव मैं अंतिम में बताऊंगा। तो इसको सीधा सीधा देख लीजिए कि रैयतवाड़ी प्रथा जो कुल अंग्रेजी भारत के 51%, आपसे यही परीक्षा में पूछेगा कि कितने परसेंट भारत में लागू था, तो 51% में। क्षेत्र कौन सा था, तो मद्रास और मुंबई। मद्रास का मतलब दक्षिण भारत में नीचे, और मुंबई में, और मद्रास में कौन लागू था, टॉमस मुनरो। ऐसे अमूमन परीक्षाओं में आपसे सीधा पूछेगा कि किन्होंने लागू किया, तो टॉमस मुनरो। कभी कभी बम्बई के लिए बिगनेट आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेगा। दूसरा है महारवाड़ी प्रथा। देखिए महाल का अर्थ होता है टोला, मोहल्ला या गांव। तो अंग्रेजों इस क्षेत्र में जहां पे महलवाड़ी प्रथा लागू थी, वहां इन्होंने क्या किया कि पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया और गांव को उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सभी मिलकर के हमको इतना कर दे दीजिए, बाकी आप अपना बांट लीजिए। तो इस प्रथा को महलवाड़ी प्रथा कहा गया। कहीं महलवाड़ी लिखता है, कहीं महलवाड़ी प्रथा लिखता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी भारत का 30% भूमि, याद रखिएगा कितना परसेंट भूमि, 30%। महलवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भारत के 30% भूमि आती थी अंग्रेजी भारत का, और मुख्यतः यह यूपी, मध्य प्रदेश एवं पंजाब के आधुनिक इलाके। आधुनिक कहने का मतलब कि उस दौर में इस तरह से व्यवस्था नहीं थी। उस दौर में वो संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रदेश मध्य प्रांत था, और पंजाब पूरा इलाका था, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब मिला करके। हालांकि पंजाब में कुछ अलग रूप में थी, लेकिन व्यवस्था यही थी। तो महलवाड़ी प्रथा के अंतर्गत कितना भाग था, 30%। कौन कौन इलाका, यूपी, एमपी एवं पंजाब के आधुनिक इलाके। समझ रहे बात को, इतना ही था। अगला आता है, हाँ देखिए इसको लागू कौन किए थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स किए थे, 1822 के आसपास थे वो, देखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और इन्होंने इस व्यवस्था को यहाँ लागू किया। अब देखिए तीसरा होता है जमींदारी प्रथा। देखिए सबसे ज्यादा परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है जमींदारी प्रथा से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा क्या था कि जमींदारी प्रथा जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने प्रारंभ कहाँ किया था, बंगाल में, बंगाल कब्जाया। फिर कहाँ कब्जाया, यूपी के प्रारंभिक जिले, जैसे क्या कहते हैं, बनारस खंड को, याद होगा कि जो बक्सर की लड़ाई थी उसमें उन्होंने छीन लिया था मुगलिया नवाब राजा से। तो इस पूरे इलाके को उन्होंने एक अलग व्यवस्था में रखा, या कहिए कि प्रारंभिक व्यवस्था में रखा, वो था जमींदारी प्रथा। अब परीक्षाओं में आपसे भी पूछ सकता है कि इन तीनों व्यवस्थाओं में सबसे पहले कौन सी व्यवस्था लागू हुई, तो आप चूज कीजिएगा। तो जब अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभिक क्या कहते हैं कर व्यवस्था लागू किया, तो इससे पहले जमींदारी प्रथा से पहले जो थे उनको बहुत समस्याएं हो रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारत आए और उन्हें साफ निर्देश था कि आप भारत में एक ऐसी कर पद्धति विकसित कीजिए जिससे अंग्रेजों को लाभ हो और साथ ही अंग्रेजी राज को भी लाभ हो। समझिए बात को, समझिए, अंग्रेजों को भी लाभ हो और अंग्रेजी राज को भी लाभ हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखिएगा, खुद एक सामंत वर्ग से थे, जमींदार वर्ग से थे, और वो इस बात को समझते थे। जब भारत आए उस समय उनके सहयोगी थे सर जॉन सोर जो थे उनके सहयोगी थे, और उनका भी यह मत था कि भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा किया जाए जो बिचौलिया हो। क्या हो, बिचौलिया हो। बिचौलिया किन के बीच, किसानों और अंग्रेजों के बीच। और उन्होंने एक वर्ग पैदा किया, एक व्यक्ति पैदा किया जिसे जमींदार बोला गया। जमींदार एक क्या कह सकते हैं, जमींदार का मतलब होता है जमीन का मालिक, और अंग्रेजों ने जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया। हालांकि उससे पहले बहुत सारे अंग्रेजों का मानना था कि नहीं नहीं, जमीन का मालिक तो राजा हैं, अंग्रेज हैं, मतलब सत्ता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि नहीं, हम इनको मालिक मान लेते हैं। जमींदार अपने ज़मीन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक कर माने कि एक हिस्सा, मान के चलिए कि एक हिस्सा रखेंगे जमींदार और शेष हिस्सा वो
वो देंगे अंग्रेज को। कर व्यवस्था के अंतर्गत यही रखा गया। और वो जो कर व्यवस्था था कहीं कहीं आपको 1/11, 1/10 और कहीं कहीं 1/9 मिलेगा। कहने का मतलब है कि यदि कर को 10 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक हिस्सा जमींदार रखेंगे और शेष 9 हिस्सा अंग्रेजों को जमा करना पड़ता था। और इसी जमींदारी व्यवस्था में एक सिस्टम लागू था, सूर्यास्त व्यवस्था। सूर्यास्त व्यवस्था का मतलब होता था कि हर साल के अंत में जमींदार को जो भी राशि होती थी वो जमा करना पड़ता था। और वो लास्ट दिन जो होता था, लास्ट दिन के सूर्यास्त के समय तक, अर्थात मान के चलिए कि 31 दिसंबर के शाम तक आपको जमा करना है। यदि आपने 31 दिसंबर के शाम तक, सूर्यास्त तक जमा नहीं किया तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। और यही नीलामी जो थी वो 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान भी रखी थी। ठीक है, तो ये देखिए इतिहास वगैरह जब भी पढ़ते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हर घटनाएँ जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आज का जो वर्तमान है हमारे किसी न किसी अतीत से जुड़ा हुआ होता है और वो अतीत अपने पिछले अतीत से जुड़ा होता है। कोई भी समाज, कोई भी सिस्टम, कोई भी देश एकाएक चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। और उसका अतीत जो होता है वर्तमान से किसी न किसी कड़ी से जुड़ा हुआ होता है। खैर, हम जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर आपको मैंने परीक्षा उपयोगी यही लिखा। अब देखिए, जमींदारी प्रथा 1790 में प्रारंभ की गई, अर्थात 1790 में इसको उत्पत्ति किया गया। उस समय यह था कि 1 साल रखें, 5 साल रखें, 3 साल रखें, 10 साल रखें, उनके मन में चल रहा था। लेकिन 1793 में इन्हें अस्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। याद रखिएगा, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय, बंगाल के जो सर्वा मालिक थे, गवर्नर जनरल थे, तो उनके समय में ये चीज़ लागू किया गया। और उनको भेजा ही इसलिए गया था कि उस व्यवस्था को लागू करें। तो देखिए, हमने तीनों को देख लिया। एक देखिए, एक ओवरऑल है, ये सिर्फ हमने जो लिखा है वो परीक्षोपयोगी से लिखा है। अब इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये जो बातें लिखी हैं परीक्षोपयोगी से, अब इसको एक छोटा सा समझ लीजिए कि ये जो भी पद्धतियाँ लागू की गई ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी राज के भला के लिए लागू की गई। बात समझ रहे हैं, भला के लिए लागू की गई। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम क्या हुआ कि इन सारी व्यवस्थाओं में जो जमीन था उसको देखने वाला अब कोई नहीं था। अब कैसे, देखिए, जो खेती कर रहे थे, बात याद रखिए, वो जो खेती कर रहे थे वो जमीन के मालिक नहीं थे, अर्थात उन्हें वो एक बंधुआ मजदूर टाइप के लोग थे। जो खेती करवा रहे थे, मतलब जैसे जमींदार, छोटे छोटे जमीन के मालिक, जो खेती करवा रहे थे वो बाहर रहते थे। बंगाल में जानते हैं अधिकतर जो जमींदार होते थे वो उच्च कुल के होते थे और वो सब बड़े बड़े नगरों में रहते थे। वो आलीशान जीवन जिया करते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पानी पहुँची कि नहीं पहुँची, अकाल पड़ रहा है, कोई मतलब। वो गए, कर उगा, उनके गुमास्ते होते थे, उनके लठायत होते थे, उनके कुछ मसल्स लोग होते थे जो कर संग्रह करके लाते थे और वो अपना कर जमा कर देते थे और अब बदले में वो अंग्रेजी राज से संरक्षण प्राप्त करते थे। और वो एकदम क्या कह सकते, अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो इस तरह से जो जमीन था उस पर बहुत तरह के बिचौलिया पैदा हो गए। पहला बिचौलिया कौन पैदा हुआ, ऊपर से यदि देखें तो जमींदार या जो जमीन के सबसे ऊपरी कर संग्राहक थे। बीच में कौन पैदा हुए, वो छोटे छोटे गुमास्ते जो उनके टहलुए थे। उसके नीचे कौन पैदा हुए, एक और वर्ग था साहूकारों का, उन सेठों का जो जमीन पर काम करने वाले लोगों को सूद पर पैसा दिया करते थे। ठीक है, आप जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे कि जो किसान थे, आप पुराने फिल्मों में देखिएगा, किसान हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता था। इसके पीछे एक ही कारण था, कारण ये था कि उनको कोई आर्थिक संरक्षण प्राप्त नहीं होती थी। और जिस तरह से अन्य व्यवसाय होता है, कृषि भी एक मुख्य व्यवसाय थी। जीविकोपार्जन से दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, कृषि एक व्यवसाय थी, उसमें जो लागत लगता था वो निकल नहीं पाता था। उसके अलावा तक उस समय में बहुत सारी अन्य सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण पूरा किसान समुदाय था जो दबाव में महसूस करता था। और ये सब जो वर्ग थे उनके श्रम का अति शोषण करते थे और इस पूरे शोषण को अंग्रेजी राज का संपूर्ण संरक्षण प्राप्त था। क्यों प्राप्त था, इसके पीछे भी कारण है। कारण यह था कि
वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि ये पूरा जो समाज है, मतलब भारत जो पूरी तरह से वो अपने आप में इस तरह से उलझी रहे कि किसी को भी ये समझने की फुर्सत न मिले कि उनके शोषण का वास्तविक मूल कारण क्या है। इसको एक और टॉपिक से समझिए कि भारत में जितने भी प्रारंभिक विद्रोह हुए वो सब के सब विद्रोह जो छोटे छोटे राजा जमींदार होते थे उनके विरुद्ध होते थे। आप बंगाल के विद्रोह को देख लीजिए, झारखंड के विद्रोहों को देख लीजिए, दक्कन के विद्रोहों को देख लीजिए, सब में जो किसान होते थे वो क्या करते थे, वो साहूकारों के घर जलाते थे, साहूकारों के कागज जलाते थे, बहुधा हुआ तो जमींदारों से लड़ लेते थे। वो समझते थे कि उनके शोषण का, यानी किसानों के शोषण का मूल कारण जो है यही साहूकार हैं जो कागजों में लिखते हैं और हमारी जमीन छीन लेते हैं, यही जमींदार होते हैं जो हमारे पर अत्याचार करते हैं। वास्तविक स्थिति अलग थी। वास्तविक स्थिति थी ये अंग्रेज बहादुर, उस समय कंपनी को लोग अंग्रेज बहादुर कहा करते थे। अंग्रेज बहादुर जो थे वो वास्तविक शोषण कर रहे थे। ये जो लोग थे वो मध्यस्थ लोग थे जो अंग्रेजों के संरक्षण में ये सारे कृत्य को किया करते थे। लेकिन खैर एक सामाजिक प्रभाव था और जो भी इसका सुप्रभाव था, यानी कि जो भी इससे अधिशेष प्राप्त हो रहा था वो सीधा सीधा अंग्रेजों को जा रहा था और अंग्रेज इससे लाभान्वित हो रहे थे। एक और कारण था कि अंग्रेजों ने भारत में वर्गीय भेद को जहां तक हो सकता था लागू किया और उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा विभेद का क्रम चलाया कि लोग एक दूसरे से विभाजित महसूस करें। हालांकि इस जो टॉपिक है इसको हम एक अलग कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में यही समझिए कि अंग्रेजों के द्वारा ये सारी सिस्टम धीरे धीरे इसलिए लागू की गई थी कि भारत में लोग एक मूल रूप से न समझ पाए कि उनके शोषण का, उनके उत्पीड़न का, उनकी गरीबी का, उनके जो जाहिलियत भरी जिंदगी है उसके लिए मुख्य रूप से अंग्रेज जिम्मेवार नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एक व्यवस्था, जो तीनों व्यवस्था थी उसका एक परिणाम ये आया कि जो मध्यस्थ वर्ग थे, जमींदार थे, छोटे छोटे जमींदार थे, गुमास्ते थे, क्या कहते हैं, साहूकार थे, वो संपन्न होते चले गए और जमीन पर काम करने वाले बहुसंख्यक लोग गरीबी में रहे। मैंने पहले ही बोला था 7 करोड़ के आसपास, कहीं 5 करोड़ मिलता है, कहीं 7 करोड़ मिलता है, लोग 100 साल के अंदर में भारत में भूख सकते थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।